सोमरो साहब, इस वक्त दोनों बड़ी पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं, लेकिन वोट एलिगेशन जो है रिगिंग का, वो भी बड़े ज़ोर के ऊपर जा रहा है। इसका हल क्या निकलेगा? आपकी जमात भी उन्हीं में शामिल है जो कहते हैं कि वोट रिग्ड हुआ है, लेकिन JUI फजल रहमान KP से ये कह रही है कि इन फेवर ऑफ PTI हुआ है। आपकी पोजीशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंगली डिफरेंट है बाकियों से जी। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ, उनको मैंने सुना। और अभी मेरे एक भाई ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में फरमाया कि उनसे सीखें, और बिलावल ने आज क्या कहा है। तो बिलावल साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई उनसे ये भी पूछ लें कि बिलावल साहब का ये मौक़िफ़ PTI के उम्मीदवारान के लिए सिर्फ पंजाब KPK और बलूचिस्तान की हद तक है, या वो पूरे सूबे सिंध में कराची समेत ये भी मानेंगे कि यहाँ भी PTI को उसी तरह हरवाया गया है, या JUI को या GDA को हरवाया गया है जिस तरह पंजाब में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हरवाया गया है। बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के तारीख के सबसे बदतरीन इंतखाबात हुए हैं, और 2018 में हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक जो है वो लाडला था, अब 4 लाडले बनाए गए हैं। एक लाडला नहीं संभाला गया, अल्लाह जाने 4 लाडले कैसे संभालेंगे। आप हमारा 4 लाडले कौन कौन इख्तिलाफ से इस सोमरो साहब? एक तो वही पुराना है, 3 नए हैं, एक MQM और एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून और एक पुराना, 4 लाडले हो गए। बात यह है कि हमारा इस मामले पे न PTI से कोई इख्तिलाफ है, हमारा इस मामले पे न मुस्लिम लीग नून से कोई इख्तिलाफ है, न MQM से कोई इख्तिलाफ है, न पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ है। हमारा इस मामले पे इख्तिलाफ, एतराज़, शिकवा, गिला इलेक्शन कमीशन से है, इस्टेब्लिशमेंट से है, सुप्रीम कोर्ट से है। हम समझते हैं कि ये मैच फिक्स था। मुस्तफ़ा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमिश्नर रावलपिंडी ने, चट्टा साहब ने, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? एक तजिया होता है ना एज ए पॉलिटिशियन, और इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होगी क्योंकि आप यहीं से तो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, साथ पिंडी के हल्के। देखें, मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि जो जहाँ पर और लाइन कटी सुमरो साहब की कि मैच फिक्स था, ये इन्होंने लफ्ज़ बड़ा सख्त इस्तेमाल किया, वहीं पे लाइन कट गई, वो बोझ नहीं उठा सकी लाइन उसके बाद। और मैच मेरे ख्याल से भी फिक्स था। और इस सारे मैच को अगर टेबल्स टर्न किए हैं तो वो पाकिस्तान के लोगों ने किए। भले अज़मा बहन कह दें कि मैं कवरिंग कैंडिडेट था एक तरीके इंसाफ का, लेकिन गुजारिश ये है कि जहाँ पर मेजॉरिटी ने जो फैसला दिया उसके सामने सर तस्लीम खम करना ही एक बावकार तरीका है। और मुझे वो वक्त भी याद है कि 1993 की बात है, गालिबन मेरी 16-17 साल उम्र थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त शहीद बीबी से इलेक्शन हारे थे, और आज भी अगर आप वो क्लिप निकालें तो PTV से आपको वो मिल सकेगा उनके रिकॉर्ड में कि असेंबली के बाहर खड़े होकर मियाँ साहब ने कहा था, पहला इजलास के बाद वो बाहर आए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मिला है शहीद बीबी को वो मैं कबूल करता हूँ और जमहूरियत इसी का नाम है, और सर तस्लीम खाम। बहरहाल वो सफ़र जब उसमें फिर और बहुत से उतार चढ़ाव आए उसके बाद, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी सियासत को, हम सियासतदानों ने इतना उसका चेहरा मस्ख कर दिया है कि आज हमने उसको इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि हम बग़ैर इशारे के कोई फ़ैसला करने के काबिल भी नहीं रहे। हम इशारों की तलाश में रहते हैं, हम एक्टिवली सीख करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कि वो हमें मिल जाए ताकि हम अपने एडवर्सरी के ऊपर भारी हो सके। ये तीनों बड़ी सियासी जमातें बशमूल PTI इसकी मुजरिम है। हाँ, मैं इसमें इससे नरम लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। PMLN और पीपल्स पार्टी तो रवायती तौर पे तो PTI उसमें 2018 ऑनवर्ड मुसलसल बिल्कुल। और अब इस सियासत ने इस मुल्क के लोगों को कुछ नहीं दिया, इस सियासत का चेहरा भी मस्ख हुआ। और आज भी अगर हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि मुल्क में जो क्राइसिस है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, कि उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट की फिर क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इलेक्शंस का तकद्दुस बरकरार नहीं रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी बोल पड़े। आप बताएं कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? अब आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्यों की, लेकिन मैं उसकी वजूहात में तो ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन और ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो कंटेंट है उनकी गुफ्तगू का, कि उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने एक बड़ा सीरियस डाउट क्रिएट कर दिया। उन्हीं बातों को उन्होंने सैंक्टिफाई किया है, जो बातें हम जैसे बहुत से लोग पहले से कर रहे थे। नज़रों के सामने हमें आ रहा था कि किस तरीके से इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया है, रिग किया जा रहा है, और पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए, मुस्लिम लीग नून को फायदा देने के लिए पंजाब की हद तक। तो लेकिन उनको फायदा क्या हुआ? दे आर नॉट द मेजॉरिटी पार्टी। दे आर नॉट द मेजॉरिटी पार्टी, यस। इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों ने टेबल्स टर्न किए, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो नहीं सकी, और फिर इतने भोंडे तरीके से, जिस तरह फॉर्म 45 और 47 की जो कंट्रोवर्सी है
कि आपने बिल्कुल ही नताइज रद्द बदल करने शुरू कर दिए। लेकिन ये तो मेरे ख्याल एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होगी PMLN मैं समझता हूँ जी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और जो मैंने जिक्र किया 1993 का उतार चढ़ाव का, मियाँ साहब की ज़िंदगी में भी बड़े उतार चढ़ाव आए। फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया। एक इर्तिकाई अमल से इंसान गुजरता है, मैच्योरिटी आती है, एंड पाकिस्तान की सियासत को नुकसान हो रहा है कि आज मुस्लिम लीग नून जो सियासत कर रही है। अज़मा बीबी, आप जो कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप कैसे देखती हैं? वो क्यों बोले और वक्त का चुनाव क्यों किया, और 13 सीटों के ऊपर उन्होंने जो सवाल उठाया, आपका तज्जिया क्या है और इन्फॉर्मेशन भी क्या है, दोनों बता दें। जी देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि कमिश्नर साहब ने पहले तो जिन जराइम का उन्होंने जो है इर्तिकाब करने का इकरार किया, वो जराइम उनके प्रीव्यू में थे ही नहीं, वो DRO RO थे ही नहीं, वो एक कोऑर्डिनेशन की उनके पास सिर्फ जिम्मेदारी थी। और उसने जिन जराइम का उन्होंने कहा मुझे सजाए मौत दे दो, उसकी सजाए मौत तो होती नहीं। एक तरफ वो कह रहे हैं मैंने खुदकुशी की कोशिश की है, दूसरी तरफ माशाल्लाह फ्रेश तैयार होकर PSL की जो इफ्तिताही तकरीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा फौज ने भी बहुत अच्छे इलेक्शन कराए हैं और इलेक्शन जो है वो उसके अंदर दोबारा भी कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये यहाँ जो जितने लोग रोना पिटना डाल रहे हैं, ये अजीब इलेक्शन हमने देख कराया कि राना सनाउल्लाह को हमने बड़ी आसानी से हरवा दिया। वहाँ पे फॉर्म 45 चेंज नहीं हो सकते थे, खुर्रम दस्तगीर की जगह पे फॉर्म 45 चेंज नहीं हो सकते थे। अगर यही जो है, अगर इनकी स्टोरी को मैं मान लूँ, खुर्रम दस्तगीर है, राना सनाउल्लाह है, जावेद लतीफ़ है, मोहसिन शाहनवाज राजा है, मतलब नेम इट कि कितने बड़े बड़े लोग जो है हमारे जो स्टालवर्ड्स हैं, उनके लिए हम फॉर्म 45 आपके ख्याल में कमिश्नर साहब ने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके ख्याल में? जी कमिश्नर साहब का बहुत जो हमारी इतलात के मुताबिक कमिश्नर साहब का मियाँ असलम इकबाल से ताल्लुक़ था, और उनके बेटे का भी कुछ ज़मीनी जो काफ़ी हाउसिंग सोसाइटियों से शगफ था कमिश्नर साहब को, उनकी अपनी फैमिली के, उनके बेटों के जो कारोबार है वो भी हाउसिंग सोसाइटियों से मुतल्लिक है, और असलम इकबाल साहब के साथ उनका एक करीबी ताल्लुक है। इसलिए तो कहा है कि अब चूंकि उनके ऊपर मेरे ख्याल केस भी शायद दर्ज हो गया है, अब जो है वो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट करे, उनका टेलीफोन ले लें कब्जे में, और आपको निकल आएगा, डिटेल्स पता चल जाएंगी कि किस किस से राब्ते में थे। फिर दूसरी बात यह है, इतना इत्तेफाक है कि PTI का सोशल मीडिया जो है उसके अकाउंट के अंदर कहा जाता है कमिश्नर साहब जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तैयारी कर लें, फलाने जर्नलिस्ट को भी ऑन बोर्ड ले लें। वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। उनको कैसे पता चल गया था कि कमिश्नर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं? इतनी सिंपल बात नहीं है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप करना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के हवाले से सिर्फ 24 दरखास्तें अभी तक धांधली के हवाले से आई हैं, जिसके अंदर 7 नेशनल असम्बली की हैं और 17 प्रोविंशियल असम्बली की हैं। इनकी तो 180 सीटें हैं ना बकौल इनकी तो इतनी सीटें हैं कि इनकी हुकूमत नेपाल में भी बनने जा रही है, इनकी हुकूमत बांग्लादेश में भी बन जाएगी, अफगानिस्तान में भी बन जाएगी, इतनी सीटें हैं इनके पास। ये प्रोपेगेंडा करना, इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, ये हमेशा करते हैं। सिर्फ वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म बना था, सिर्फ उसको मुतनाज़ा नहीं किया था, बाकी हर इलेक्शन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाना, चुके इन्होंने मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। इनका मकसद ये है, ऊपर सुना आपने कल, उन्होंने कहा जी हमारा मकसद ये है कि इमरान खान को, मुशर्रफ बीबी को बाहर निकालना है। भाड़ में जाए पाकिस्तान की आवाम, भाड़ में जाए ये आम आदमी के मसाइल। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और डिस्कशन रहेगा जी। वेलकम बैक। हमायूं साहब, जहां हमने ब्रेक ली, हम कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेसर के ऊपर बात कर रहे थे। आपका तज्जिया क्या है? ये पर्पज़ क्या था? टाइमिंग क्योंकि बड़ी मैटर करती है, और इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा? देखिए नदीम साहब, मैं अभी ब्रेक में भी आप लोगों से बात कर रहा था, मुझे बाकियों का नहीं पता। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ करता है, वो बता नहीं सकता। ट्रस्ट मी, अगर आपका ज़मीर मरा हुआ ना हो, अगर अदमुआ भी हो, तो वो जागता है। बाज़ लोगों को टाइम लगता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़मीर सोता ही नहीं है, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हो जाते हैं, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े, वो डील शील नहीं करते। वो उधर जेल से खड़े होकर कहते हैं कि मैं खड़ा हूँ, मार दो या जो मर्ज़ी कर लो, ये मेरा मौक़िफ़ है। एक वो है। दूसरा वो होते हैं कि जो गलती कर लेते हैं, प्रेशर या किसी वजह से, लालच, व्हाटएवर रीज़न, वो कर लेते हैं। उसके बाद उनको वो तकलीफ़ देनी शुरू होती है, आहिस्ता 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 तकलीफ़ होती है। और आजकल के माहौल में जहाँ आपके राइट लेफ्ट हर तरफ लोग ये बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो कहते हैं यार क्या। अच्छा, साइकोलॉजिकली द कॉमनेस्ट थिंग दैट हैपन्स, जब मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मैं ईजी वे आउट, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आवाम को नहीं बता सकता, मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता मैंने क्या किया। मैं सबसे पहले ईजी वे आउट मैं खुदकुशी करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, मैं जब वो करने लगूँ, मैं कहूँगा यार ये तो हराम मौत में मर रहा हूँ, उल्टा जो छोटा मोटा किया उसको छोड़ो, मैं कभी वो नहीं होऊंगा। वहाँ पे जाके इंसान एक डिसाइड करता है वो करे। अब हम इस कमिश्नर की बात कर लेते। देखिए,
ये कमिश्नर के पास वीज़ा भी था, सब कह रहे ठीक है, फेयर एनफ, वीज़ा लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसने लगाया हुआ था इस वजह से, वो 10 दिन बाद अमेरिका में जाके भी ये कह सकता था, क्वेश्चन मार्क्स आ जाते। वो बंदा ऑप्शन पे बैठ के कहता है कि ये हुआ। अच्छा, अब उससे ज़रा रिवाइंड कर ले, 7 तारीख को उसने एक और भी इस किस्म की बात की हुई है जो सामने आई है, जिसमें उसने कहा है कि मैंने सारे चेक किए और इधर इधर जाके सारे इंतजामिये वो कर लिए हुए हैं। अब तीसरी बात कर लेता हूं, देखिए उसके पीए के साथ क्या हुआ है। एक और बात है, मुझे बात बताएं, ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं, इधर का आरओ कौन था? डीसी था, डीसी था ना। डीसी किसके अंडर आता है? कमिश्नर के अंदर आता है। मैंने कमिश्नर ने उधर ने उसकी वो लिखनी है, एसीआर लिखनी है, कमिश्नर उसको, उसका दिमाग खराब है, वो कमिश्नर कहने के बगैर जाएगा। मेरे ख्याल में इसका इजी तो आंसर ये है कि 45 और 47 का वोट ऑडिट कर लें। वोट ऑडिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वेरी सिंपल, कैंडिडेट सामने बिठाएं। अच्छा, ये खाली ये नहीं है, कैमरास के ऊपर रिकॉर्ड करके दोबारा उसको चेक कर। आपको सदर्न पंजाब से भी 1-2 लोगों के वो आए हुए हैं, उन्होंने भी कहा है हमें मजबूर किया गया और आइंदा हम लोग। सदर्न वाला भी सारा एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन ये कमिश्नर रावलपिंडी क्योंकि कैमरास पे है ना, तो 45 और 47 का ऑडिट करें सारे कैंडिडेट्स की मौजूदगी में, रिजल्ट आ जाएगा तो झूठ सच सब बात। आसान सा हल है ये, आसान हल है। सोमरो साहब आप फरमाइएगा, ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कैफियत मौजूद है। चगजई साहब का अपना स्टेटमेंट आ गया, मैंगल साहब का अपना स्टेटमेंट आ गया, पगारा साहब का अपना स्टेटमेंट आ गया, अब इसको हम क्लोज कहाँ करेंगे? इलेक्शन तो आगे हो गए ना। मुस्तदक भाई, इससे भी आसान हल में दे दूं आपको। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे प्रॉफिट में इदारा नादरा है, और जिससे कभी कभी फाइनेंस डिवीजन वाले भी पैसे उधार ले लेते हैं। हर पार्टी से 3-3 हलके ले लें, उन 3-3 हलकों के अंगूठे की फ्रांजिक कर ले नादरा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हलका खोलें, लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हलका खोलें, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से एक हलका ले लें, इसी तरह बलूचिस्तान से ले लें। 4-5 हलकों से बिस्मिल्लाह करें और नादरा से उनकी तस्दीक करवा लें अंगूठों की। पता चल जाएगा कि रैगिंग हुई है या नहीं हुई, कैसे कौन जीता है और कैसे कौन हारा है। आप बड़े फॉर्म 45 तो मैनेज हो जाएगा, फॉर्म 47 तो मैनेज हो जाएगा, फिंगर्स तो मैनेज नहीं होंगी ना, फिंगर्स तो मौजूद रहेंगी ना। आप नादरा से फिंगर वेरीफाई करवा लें। दुरुस्त है।